हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है PMLA 2002, मतलब दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है, अगर मैं इसकी ओपनिंग बता दूं आपको, जो हमारी इंट्रोडक्शन थी वो ये हुई थी। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया गया कि ये प्रोसेस होता है जो हमारा इलीगल फंड्स को एसेट्स को कन्वर्ट करने का, लेजिटिमेट फंड्स के और एसेट्स में, मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इलीगल मनी को जब वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जब आपने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं और उसको आप लीगल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। मतलब जैसे कपड़ा लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है तो किस तरीके से कपड़ा को धोया जाता है, गंदे कपड़ों को धोया जाता है, उसी प्रकार से जब आप गंदे पैसों को, गंदे इन द सेंस कि ब्लैक मनी को जब आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो तो उस पूरे प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। ठीक है, इस एक्ट के आने का ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर मैं इस एक्ट के आने का ऑब्जेक्टिव आपको बताऊं, या इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या हुआ, क्यों आया था ये एक्ट, तो फर्स्टली ये एक्ट जो आया था वो प्रिवेंट करने के लिए आया था कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। दूसरा ये आया था कि प्रोवाइड कर सके कि कॉन्फिस्केशन हो सके उन प्रॉपर्टी का जो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह की वजह से डिराइव करी जाती है, और इसके जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो शेड्यूल्स वगैरह के ऑफेंसेज है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेज हैं, उन सबको रोकने के लिए लाया गया था। कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स भी गिवन है जो अब मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कैश की स्मगलिंग हो गई, स्ट्रक्चरिंग हो गया, लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट के सैम्स हो गए, हवाला हो गया, बोगस कंपनीज हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, ब्राइबरी एंड करप्शन हो गया, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन हो गया। ये सारे गलत काम, ये एग्जांपल्स कह सकते हो आप। ये सारे गलत काम करके अगर कोई बंदा पैसे कमाता है और इसकी वजह से पैसा कमाता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है साफ सुथरे पैसों में, लेजिमेट पैसे में, वाइट मनी में, तो उसको हमारा उस कन्वर्जन के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। एक टर्म मैंने आपको यहां पर बताई जिसका नाम था हवाला। हवाला के बारे में मैं आपसे थोड़ी और बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि हवाला होता क्या है। हवाला का एक एग्जांपल है यहां पर गिवन है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक पर्सन है जो कंट्री ए का है और वो क्या करना चाहता है, कुछ किसी आदमी को पैसा ट्रांसफर करना चाहता है कंट्री बी में। ठीक है, कंट्री बी में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, कंट्री ए में किसी हवाला ब्रोकर को ढूंढेगा। अब कंट्री ए में जो हवाला ब्रोकर है उसका कोई एजेंट होगा जो कंट्री बी में काम कर रहा होगा। ठीक है, अब जो बंदा कंट्री बी में काम कर रहा होगा तो उसका कलीग जो होगा कंट्री बी में, वो क्या करेगा, जिस बंदे को आपको पैसे भेजने थे, कंट्री ए वाले पर्सन को जिस बंदे को पैसे भेजने थे कंट्री बी में, तो उसका ब्रोकर जो कंट्री बी में ऑलरेडी, हवाला ब्रोकर का जो बंदा ऑलरेडी, वहाँ हवाला ब्रोकर का जो बंदा कंट्री बी में ऑलरेडी है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस बंदे को पैसा दे देगा। और यहाँ पर ये वाला हवाला ब्रोकर, कंट्री ए में जो हवाला ब्रोकर है वो कंट्री ए के इस पर्सन से पैसा ले लेगा, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली, और जो अपना कमीशन चार्जेस होंगे वो हमारा माइनस करके उसको अल्टीमेटली पहुंचा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बिना पैसे गए जो कंट्री बी में पर्सन है उसको पैसा मिल गया, हवाला ब्रोकर ने अपना कमीशन रख लिया और बाकी का पैसा एजेंट को दे दिया क्योंकि उसने अपनी जेब से दिया था। तो इसको हवाला ट्रेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मोडस ऑपरेंडी होता है ना, वो यही होता है कि हमारा विद इन द कंट्री, हर कंट्री में सेम फॉलो किया जाता है। तो अगर हम हवाला की बात करें ना, तो आप ज्यादातर ये देखेंगे कि हमारा जो हवाला का मतलब होता है हर कंट्री में एक मिला जुला के सेम ही, मतलब सेम तरीके से ही होता है, क्योंकि हर बंदा इसी तरीके से हवाला ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी आती है जो सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन करेगी, जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ये होती है, कोई भी बंदा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अटेम्प्ट करता है या इंडल्ज होता है या नोइंगली असिस्ट करता है किसी बंदे को, या नोइंगली पार्टी होती है, या एक्चुअली खुद से इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, या किसी भी एक्टिविटी जो रिलेटेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर इंक्लूडिंग उसकी कंसीलमेंट में, पोजेशन में, एक्विजिशन में या यूज में, या प्रोजेक्टिंग एंड क्लेमिंग इट एज अनटेंड प्रॉपर्टी, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अगर मैं आपको देसी भाषा में इसको समझाऊं तो सिंपल सी बात होती है कि कोई भी बंदा अगर खुद से अटेम्प्ट करता है या इंडल्ज होता है या पता होते हुए भी, नॉलेज में होते हुए भी किसी बंदे की मदद करता है कि उसने गलत तरीके से पैसा कमाया और उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, या फिर एक्चुअली खुद से ही इन्वॉल्व होता है उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, या फिर किसी भी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को कंसील करने की कोशिश करता है, अटैच करने, मतलब पोजीशन में लेने की कोशिश करता है, एक्विजिशन करने की कोशिश करता है, और उसको क्लेम करता है कि वो अनटेंड प्रॉपर्टी है। अनटेंड प्रॉपर्टी का मतलब कि वो साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, और ऐसा बहस भी कर रहा है, उल्टी बहस कर रहा है कि ये अनटेंड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गलत, मतलब गलत पैसों से नहीं ली गई है, तो इसका मतलब वो बंदा जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसके ऊपर उसको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 4 की पेनल्टी उसको भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी हमारी ली जाती है, जो भी प्रॉपर्टी हमारी डिराइव करी जाती है गलत एक्टिविटी से, उसे चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, चाहे टेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या फिर कॉर्पोरियल हो या इनकॉर्पोरियल हो, ठीक है, या लीगल टाइटल्स वगैरह हो, तो उसको प्रॉपर्टी माना जाता है। उसके बाद पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? जो पेमेंट सिस्टम मतलब एक सिस्टम जो एनेबल करता है पैसे पेयर के थ्रू पेई को पहुंच जाना। ठीक है, पेयर के थ्रू जब पैसे पेई को पहुंच जाते हैं जिस सिस्टम के थ्रू, उसे पेमेंट सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसका नाम होता है शेड्यूल ऑफेंसेस। शेड्यूल ऑफेंसेस का मतलब होता है जो हमारे पार्ट ए के शेड्यूल ऑफेंस होते हैं, पार्ट बी के शेड्यूल ऑफेंस होते हैं, पार्ट सी के शेड्यूल ऑफेंस होते हैं। यहां पर मैंने आपको ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई क्योंकि पार्ट बी में ना
जो शेड्यूल ऑफेंस होते हैं, अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व 1 करोड़ से ज़्यादा का है तभी वो पार्ट बी के शेड्यूल ऑफेंस माने जाएंगे। तो याद रखना अमाउंट इन्वॉल्व 1 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और फिर तो 3 पार्ट्स में बांटा गया, पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल एंड पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। आप चैप्टर के अंत में देखेंगे तो कुछ शेड्यूल्स गिवन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में तभी आएगा जब 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट इन्वॉल्व होगा। पहले ये अमाउंट कम हुआ करता था, 50 लाख के आसपास हुआ करता था, अब इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज पर्सन वगैरह की डेफिनेशन आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर, वो बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियल ओनर मतलब वो बंदा जो अल्टीमेटली ओन करता है या कंट्रोल करता है क्लाइंट को ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब होता है बैंक्स को, मतलब बैंक्स के जो बैंक के जो रिपोर्ट क्लाइंट्स होते हैं या क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो उसको जो कंट्रोल करता है, जो ओन करता है, वो बंदा जो है अल्टीमेटली जो बेनिफिट कमा रहा है उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, उसको बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट जो होता है वो पर्सन होता है जो एंगेज होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में या किसी भी एक्टिविटी में रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, और वो इंक्लूड करता है कोई भी पर्सन जिसके बिहाफ पे वो एक्टिविटी कर रहा है, या किसी के मतलब वो इंक्लूड करता है वो पर्सन जिसके बिहाफ पे द पर्सन हु इज एंगेज इन द ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी एंड एक्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएटरी जो होते हैं वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, एजेंट्स हो गए, ये सारे लोग होते हैं। उसके अलावा एसोसिएशंस हो गए, उसके अलावा इंटरमीडिएटरी जो रजिस्टर्ड है वो हो गए, उसके अलावा जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो हो गए। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस नहीं हैं, ये नहीं है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऊपर आती है हमारी जो रह गई है यहाँ पर, ओवरसीज प्रिंसिपल क्या होता है? एक टर्म यहाँ पर आप पढ़ोगे, ओवरसीज प्रिंसिपल कहता है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का मतलब होता है वो पर्सन जो ऑपरेट करता है पेमेंट सिस्टम, एंड सच पर्सन इंक्लूड्स ओवरसीज प्रिंसिपल। ओवरसीज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन जो रिसाइड करता है या रजिस्टर्ड होता है आउटसाइड इंडिया। मैं आपको बता रहा हूँ क्रक्स सीधा इन तीनों पॉइंट का। वो पर्सन जो रिसाइड करता है या रजिस्टर्ड होता है आउटसाइड इंडिया, बट वो कंट्रोल करता है या मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम इंडिया में। दोबारा से बता रहा हूं, ओवरसीज प्रिंसिपल कौन होता है? शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ऐसा पर्सन जो रिसाइड करता है या रजिस्टर्ड होता है आउटसाइड इंडिया, बट वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है पेमेंट सिस्टम इंडिया में, तो उसको बोला जाता है। एक बार अगर आप इसको लिख लेंगे और उसके बाद इसको रीड कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। पर्सन की डेफिनेशन वही है जो हमारी हर जगह होती है, इसमें कुछ भी ध्यान रखने जैसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिंपल है। अब हम सीधा सेक्शन नंबर 3 के पास पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 हमसे कहता है कि हमारा अब क्या आता है कि सेक्शन नंबर 3 में जो है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होता है। तो एक बार हमने डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग की ऑलरेडी पढ़ ली जो सेक्शन नंबर 3 में गिवन है। अब यहाँ पर ना डिस्टिंक्ट स्टेजेस बताए गए हैं, 3 स्टेजेस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। सबसे पहले हमारा प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है और इंटीग्रेशन होता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है जहां से पैसा जो ब्लैक मनी होता है वो इंजेक्ट किया जाता है फॉर्मल सिस्टम में, मतलब जो ब्लैक मनी है उसको फॉर्मल सिस्टम में इंजेक्ट करना इज द प्लेसमेंट। लेयरिंग का मतलब होता है जहां पर आप डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हो। लेयरिंग का मतलब होता है उसको वेरियस ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल जैसे पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करना, गोल्ड को डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना, फिर डिबेंचर्स को बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर लेना, मतलब इतनी सारी कन्वर्जन कर देना कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो पागल हो जाए, होला हो जाए और उसको समझ ही ना आए कि क्या ये ब्लैक से पैसा कमाया गया था या नहीं कमाया गया था। एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, जहां पर पैसा जो है क्लीन मनी करके जो अल्टीमेट ओनर होता है, बेनिफिशियल ओनर है, उस तक पैसा पहुंचा दिया जाता है। तो 3 स्टेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस पूरा होता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 3 जो हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया, वही डिफाइन दोबारा से कर दी गई है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 4 आता है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 4 हमारा जो है पनिशमेंट प्रोवाइड करता है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो पनिशमेंट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की मैं आपको बता दूं। आपको जो है पनिशमेंट कितने साल की हो सकती है? मिनिमम 3 साल की हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है। मिनिमम 3 साल की हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल की हो सकती है। ठीक है, एंड फाइन होगा, यहाँ पर एंड है, ठीक है, विद और नहीं है, एंड फाइन लगेगा आपके ऊपर। मिनिमम 3 साल की, मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट। लेकिन अगर आप नारकोटिक्स ड्रग्स के केस में पकड़े गए होंगे, नारकोटिक्स वगैरह के ड्रग्स के केस में पकड़े गए होंगे, तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 7 साल से 10 साल की हो जाएगी, और एंड फाइन, और फाइन तो रहेगा ही, उसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। तो और जो नारकोटिक ड्रग्स की पनिशमेंट होती है ना, ये कहां पर गिवन है मैं आपको बता दूं। नारकोटिक ड्रग्स की पनिशमेंट जो है पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल में गिवन है। ठीक है, तो नारकोटिक ड्रग्स के केस में याद रखने वाली बात, नॉर्मल ऑफेंसेस के केस में आपको 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल तक सकता है, एंड फाइन। नारकोटिक ड्रग्स के केस में जो पैरा 2 ऑफ द पार्ट ए शेड्यूल में लिखा हुआ है, उस केस में आपको मैक्सिमम जो सजा होगी, मिनिमम सजा तो 3 साल ही है, मैक्सिमम सजा 10 साल की हो जाएगी, एंड फाइन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं अटैचमेंट की डेफिनेशन। अटैचमेंट का मतलब यही होता है कि प्रोहिबिट करना किसी भी बंदे को ट्रांसफर करने से, कन्वर्ट करने से, डिस्पोजिशन करने से, मूवमेंट करने से प्रॉपर्टी को। इसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही होता है जो सेक्शन नंबर 6 ऑफ द एक्ट में अपॉइंट किया जाता है। अब आता है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 5 हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमारी इन्वॉल्व होती है मनी लॉन्ड्रिंग में, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमारी इन्वॉल्व होती है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है, नॉट बिलो द रैंक
ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, मतलब डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर रैंक वाले लोग जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, लेकिन जो डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर वाले रैंक वाले लोग होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको अटैच करना बहुत जरूरी है, तो वो प्रोविजनली अटैचमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजनल अटैचमेंट वर्ड क्यों यूज होता है? प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि उस प्रॉपर्टी पे जो लोग रहते हैं वो अभी भी रहते रहेंगे, लेकिन बस अटैचमेंट करके ये बोल दिया, अटैचमेंट का मतलब होता है कि अब ये प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अटैचमेंट कब करेंगे? जब उनको ऐसा लगता है कि अगर अटैचमेंट नहीं किया गया तो उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा हमारी प्रोसीडिंग्स के लिए, इन अ सेंस जो प्री जुडिशियल हो जाएगा टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। इसीलिए हमारी उस प्रॉपर्टी को अभी प्रोविजनल अटैच करना बहुत जरूरी है, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ये प्रोविजनल अटैचमेंट कितने दिन के लिए किया जाएगा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा 180 दिन के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 180 डेज के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या क्या है? प्रोविजनल अटैचमेंट करने से पहले कुछ कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी। आपको मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जहां पर वो प्रॉपर्टी हमारी है, रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर्टी, जहां पर भी रजिस्टर्ड है वहां के मैजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को अटैच करना होगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजो डाला गया और ये बोला गया कि प्रायर परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन केस अगर आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स और ऐसे एविडेंस है जहां पर आपको लगता है, कंफर्म हूं मैं कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, और अगर मैंने तुरंत प्रोविजनली अटैच नहीं करी तो ये बंदा इतने में बेच बाच के भाग जाएगा और फिर प्री जुडिशियल हो जाएगा टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, और जो कि हमारा कॉज कर सकता है फ्रस्ट्रेटिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो है बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहां पर परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोर्ट ने किसी भी तरीके का, जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, अगर किसी भी कोर्ट ने किसी भी तरीके का अगर कोई स्टे ऑर्डर लगाया होगा हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने, तो अगर स्टे ऑर्डर लगाया होगा तो वो पीरियड जो होगा स्टे ऑर्डर का वो एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 180 डेज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका जब भी जैसे ही आपका अटैचमेंट हो जाएगा, प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाएगा, तो डिप्टी डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, जो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोविजनल अटैचमेंट करेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, वो इमीडिएटली आफ्टर द अटैचमेंट क्या करेगा? फॉरवर्ड कर देगा अपनी कॉपी अटैचमेंट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एए को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ऐसे ऐसे इसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि ये इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अटैचमेंट होगा वो 180 दिन के लिए भी 180 दिन के लिए मैक्सिमम होगा, लेकिन क्या उससे पहले भी प्रोविजनल अटैचमेंट को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। अगर ऑर्डर उससे पहले आ गया कि भाई ये प्रॉपर्टी ठीक है, बिल्कुल भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसने प्रूव कर दिया सामने वाले ने, तो विच एवर इज अर्लियर, जब भी ऑर्डर आया उस टाइम पे, मतलब 180 डेज और विच एवर 180 डेज और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, तो प्रॉपर्टी उससे पहले भी छोड़ी जा सकती है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब यही होता है कि उसके किसी ये सेक्शन प्रिवेंट नहीं करता किसी भी बंदे को जो इमोल प्रॉपर्टी में रहता है, अगर अटैचमेंट हो गई है, प्रोविजनल अटैचमेंट हो गई है, तो भी वो एंजॉय कर सकता है अपने राइट्स पूरे के पूरे उस प्रॉपर्टी पे। बस उसको अटैचमेंट का मतलब ये है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी को बेच नहीं सकता, ठीक है। मतलब प्रोविजनली अटैच प्रॉपर्टी में अभी भी वो रह सकता है, नॉर्मल घर की तरह उसको यूज कर सकता है जैसे वो यूज कर रहा था। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी थी तो रेंट वगैरह पे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसके बस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर क्या बोला गया? हाँ, कितने दिन के अंदर अंदर आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना है, तो यहाँ पर बताया गया 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट आपको जो है एडजस्टमेंट आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोविजनल अटैचमेंट। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 हमारा खत्म हुआ जिसने प्रोविजनल अटैचमेंट के बारे में बताया। सेक्शन नंबर 6 आता है। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 6 ये कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कंपोजिशन एंड पावर्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है जो यहाँ पर काम करती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होता है और दो मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मेंबर्स को कम से कम जो है नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की या एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कौन कौन होती है? जो भी पर्सन जो वो अलाउड मतलब शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ लॉ अनलेस, जब तक वो क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट मतलब वो बंदा जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक होना चाहिए या फिर वो इंडियन लीगल सर्विसेज का बंदा होना चाहिए ऑफ द ग्रेड ए, जो ग्रेड ए की पोस्ट का होना चाहिए, या फिर वो बंदा जो होता है फाइनेंस अकाउंटेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की उसके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो वो बंदा क्या कर सकता है? चेयरपर्सन या मेंबर्स बन सकता है। उसके अलावा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है किसको? मेंबर टू बी द चेयर, उसमें से सीनियर मोस्ट मेंबर को अपॉइंट करती है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उनकी ज्यूरिडिक्शन जो होती है वो हमारी डिसाइड करी जाती है, ठीक है। उतने बेंचेस बनाए जाते हैं और वो अपने ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से जितनी भी पावर होती है उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हर एक्ट में लिखा जाता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो चेयरपर्सन होता है वो जो भी चेयरपर्सन होता है वो अपना एक मेंबर्स को एक बेंच से दूसरे बेंच पे ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा चेयरपर्सन जब चाहे कोई भी केस एक बेंच से लेकर दूसरे
दूसरे बेंच पे भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है इनका? टर्म ऑफ ऑफिस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका टर्म ऑफ ऑफिस इस प्रकार से होता है कि जो इनका पीरियड होता है, सॉरी, जो इनका पीरियड होता है टर्म ऑफ ऑफिस का, तो ये जो होते हैं हमारा जो होल्ड करते हैं ऑफिस, नो चेयरपर्सन शैल होल्ड द एंड और मेंबर्स शैल होल्ड द ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स का इनका टर्म होता है और 5 साल का इनका पीरियड होता है। 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है। इनका मैक्सिमम 65 ईयर्स का एज रहता है और 5 साल का इनका पीरियड रहता है, टेन्योर रहता है। तब तक इनको क्या करना होता है, इनका बस इतना ही इनका टेन्योर रहता है, बस इससे ज्यादा वो दोबारा से उसके बाद फर्दर उनको दोबारा से अगर अपॉइंट होना है तो उसके बाद अपॉइंटमेंट हो सकता है। यहाँ पर लॉ ने कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आता है सैलरी एंड अलाउंसेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा वो होता है। उसके बाद किसी भी तरीके की अगर वैकेंसीज होती हैं इनके अंदर तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर उसको फुलफिल किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है, और फिल करती है वैकेंसी को, ठीक है। उसके अलावा मैंने अगर ये रिजाइन करते हैं तो 3 महीने का नोटिस देते हैं, या अगर सक्सेसर आ गया तो सक्सेसर, या इनका टर्म खत्म हो गया विच एवर इज अर्लियर, अगर टर्म कंप्लीट हो गया तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर हो जाता है तब ये छोड़ के चले जाते हैं। इनका रिमूवल भी हो सकता है अगर वो सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, ठीक, मतलब वही अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो, या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया, जो हमारे नॉर्मली हर एक्ट में लिखे होते हैं, तो इनको निकाला जा सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी वैकेंसी होती है, अगर चेयरपर्सन की वैकेंसी हो जाती है या वो बीमार हो जाता है और वो चला जाता है, तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन की उपाधि को संभालेगा जब तक चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता नया, या ये वाला चेयरपर्सन वापस नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी नॉर्मल पॉइंट है। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 आता है। सेक्शन नंबर 7 कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज का जो स्टाफ होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और ये जो है इसकी सैलरीज वगैरह एज में भी प्रिस्क्राइब होंगी, और ये एडजुडिकेटिंग जो हमारे मेंबर्स और चेयरपर्सन है उनके अधीन में नीचे काम करेगा। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 8 आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडजुडिकेशन। देखो हमने जब पीछे सेक्शन पढ़ा था उसमें ये बताया था कि प्रोविजनल अटैचमेंट होने के 30 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कि मैंने प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया प्रोविजनली, आप आगे की प्रोसीडिंग्स करिए। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आगे की प्रोसीडिंग्स करेगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कुछ इस प्रकार से काम करेगा। वो क्या करेगा, ईडी ने जब इन्फॉर्म कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, कि आप प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया है, तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो क्या करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा। इट में सर्व अ शो कॉज नोटिस नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट। 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और शो कॉज नोटिस के अंदर ये लिखेगा कि आपको बताना है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और आपको ये प्रूव करना है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गलत तरीकों से इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदा है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं थे। उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनसे एविडेंस मांगा जाएगा, उनसे ये बोला जाएगा कि प्रूव करो कि ये पैसा जो आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है वो मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं खरीदी है, मनी लॉन्ड्रिंग करके नहीं खरीदी है, और आपको ये प्रूव करना है क्यों हम आपकी प्रॉपर्टी को फर्दर अटैच करके कॉन्फिस्केट ना करें, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट होल्ड करी गई है बहुत सारे लोगों के द्वारा, तो सबको नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन अगर सबको गलती से नोटिस नहीं गया तो इसकी वजह से नोटिस इनवैलिड नहीं होगा। ये हर एक्ट में ये बात इंप्लाइड होती है, ठीक है। उसके अलावा मतलब हाँ, इनकम टैक्स में आप स्पेसिफिकली असेसमेंट में मत चले जाना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से, सॉरी, प्रोविजंस के हिसाब से, पाम एक्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो होती हैं। अब क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के ऊपर उनका रिप्लाई आएगा। अब वो लोग सामने वाले आपको रिप्लाई करेंगे। अब सामने वाले लोग जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, ठीक है। 30 डेज के अंदर अंदर उनको रिप्लाई करना होगा। अब 30 डेज के अंदर अंदर जब वो रिप्लाई करेंगे तो उनके रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद, उनके एग्रीड पर्सन को हेयर करने के बाद, उनकी सारी इंफॉर्मेशन और सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये फैसला लेगा कि प्रॉपर्टी को की मेहनत का पैसा से कमाया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। लेकिन इसके अंदर एक प्रोविजो डाला गया और ये बोला कि अगर किसी की मेहनत की प्रॉपर्टी, मेहनत के पैसों से कमाई हुई प्रॉपर्टी है और उसने प्रूव कर दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके क्या करेंगे, ऑर्डर निकाल के छोड़ दिया जाएगा, अगर किसी बंदे ने मेहनत की कमाई से खरीदा होगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर उसने सारी कुछ रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद, उसकी मतलब एग्रीड पर्सन की बात को सुनने के बाद, सारे इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को देखने के बाद, अगर उनको लगता है कि अटैचमेंट जो है इन्होंने गलत तरीके से, मतलब अटैचमेंट करना बिल्कुल ठीक था, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके ही पैसा कमाया है, तो अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा। क्या कर देगा, अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा, वो अटैचमेंट को कंफर्म कर देगा। और अब इस प्रॉपर्टी, अब प्रोविजनल अटैचमेंट जो होगा वो हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट जो है कंफर्म हो गया। अब यहां पर नॉर्मल अटैचमेंट नहीं रहा, अब प्रोविजनल अटैचमेंट से कंफर्म्ड अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो ये ऑर्डर दिया जाता है, अब इसके बाद क्या होगा, स्पेशल कोर्ट के पास जाएंगे ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर, और स्पेशल कोर्ट अल्टीमेटली फैसला देता है कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, ठीक है। तो लेकिन ये सब कुछ जो होना चाहिए, ये प्रोसीडिंग 365 दिन के अंदर, 365 डेज के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो पीरियड जो हमने पढ़ा था 180 डेज का, वो हमने पढ़ा था कि प्रोविजनल अटैचमेंट कितने दिन तक रहेगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स है, जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से लेकर वहां तक जो स्पेशल कोर्ट तक जाएगा, और स्पेशल कोर्ट जब फैसला देगा तो ये सारा मिला जुला के 365 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है।
जब आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो उसके कन्फर्म जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद आप उस घर में अब नहीं रह सकते, क्योंकि अब कंफर्म हो गया अटैचमेंट, अब ये प्रोविजनली अटैच नहीं रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है जब अब क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सारी इंफॉर्मेशन लेकर किसके पास जाएगा? स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, और स्पेशल कोर्ट को सब कुछ बता देगा। अब स्पेशल कोर्ट जो है वो दो चीजें करता है। तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? ये स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? दो चीजें करेगा। अगर स्पेशल कोर्ट को भी लगता है कि ये इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में तो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट को ये लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो वो रिलीज करने के लिए बोल देगा। तो अल्टीमेटली फैसला किसको देना है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपनी बात रख दी। अब स्पेशल कोर्ट फिर से पूछताछ करेगा, सारे इंफॉर्मेशन चेक करेगा, और उसके बाद या तो वो बोलेगा मनी लॉन्ड्रिंग है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो कॉन्फिस्केट करो, और कॉन्फिस्केट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज द प्रॉपर्टी का ऑर्डर निकाल देगा। और ये सारा फैसला कब तक देना है? 365 डेज के अंदर देना है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहता है पॉइंट नंबर 7 हमसे, हाँ पॉइंट नंबर 6 हमसे क्या कहता है? पॉइंट नंबर 6 कहता है कि अगर, ठीक है, उसके अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है बीच में, जिसके ऊपर केस चल रहा है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो है वो उसका कोई सीन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अगर एक्यूज की डेथ हो जाती है तो उसके, या फिर एक्यूज को वो डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वगैरह, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? जो भी मटेरियल्स या जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी इंफॉर्मेशन होंगे उसके पास, उसके बेसिस पे आखिरी फैसला दे देगा, ऑर्डर दे देगा। तो याद रखना, मतलब इस पॉइंट को इस तरीके से याद रखना कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो फैसला ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स जो पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड जो उनके पास है, इंफॉर्मेशन जो उनके पास है, उसके बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? जो पॉइंट नंबर 7 है वो हमसे कहता है कि किसी बंदे का प्रॉपर्टी में हिस्सा था और उसे लॉस हुआ है और उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे दे देंगे उसका। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और उसके अंदर दो हिस्से थे। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन एक हिस्सा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और उसने ये बात प्रूव कर दी कि मैंने अपनी मेहनत से पैसे से खरीदा है, ये सामने वाले बंदे के पास मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, मुझे नहीं पता, और मैंने गुड फेथ में खरीदा था, और मेरा ये हिस्सा है आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा को कॉन्फिस्केट मत कीजिए, इसको प्रोविजनली अटैचमेंट कर दिया, ना ही इसको कंफर्म करिए इस पे अटैचमेंट। तो उसकी प्रॉपर्टी, मेहनत की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा। और उसमें आपको ये बात याद रखनी है, उसके गुड फेथ में अगर खरीदा था उस बंदे ने और ये प्रूव कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं खरीदा था, तो उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये तो ऑब्वियस बात है, अगर आप ना भी पढ़ते तो भी आप, मेरे लेमैन भी समझता है इस चीज को। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 9 आता है। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी जब भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है, स्पेशल कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो अब प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। और जब प्रॉपर्टी हमारी कॉन्फिस्केट हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है उसका चला जाता है, जितना भी अथॉरिटी होती है, पावर होती है, सारी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर दो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 9 में हमसे ये कहता है, सबसे पहला पॉइंट हमसे ये बोलता है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस एंड फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस और फ्री फ्रॉम ऑल द लोन्स जो होती है वो होती है। मतलब अगर हमारा कोई भी चार्ज या जो कोई भी लोन उसके ऊपर क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस केस में हमारा क्या होगा? कोई भी लोन या कोई भी चार्जेस क्रिएटेड है हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस केस में तो वो सारे के सारे फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस माने जाएंगे। मतलब कोई भी बैंक वाले बंदे आके आप सेंट्रल गवर्नमेंट की छाती नहीं पकड़ नहीं सकते कि नहीं हमें पैसा चाहिए, ये तो लोन लिया था इसके ऊपर। अब उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि ये फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, मतलब ये वाला पॉइंट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जो ग्रुप 1 में पेपर हुआ था तो मामला में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एक कार है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग करी गई थी, तो वो कार गलत पैसों से खरीदी गई थी, तो कार भी हमारी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उसके ऊपर, लेकिन वो कार जो है लोन पे खरीदी गई थी, तो बैंक वाले बाद में आ गए थे कॉन्फिस्केशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वो गाड़ी बैंक वालों को दे देगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैंक वालों को गाड़ी नहीं दी जाएगी, क्योंकि फ्री, ये सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी होती है वो फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंसेस होती है। तो आपको तो बस सिंपल आपको एग्जांपल भी याद रहेगा, और ये वाली बात भी मैंने आपको बता दिया, ये वाला सेक्शन कोट कर दीजिएगा अगर आपके भी पेपर में आया है तो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और मैंने बता दिया, अगर किसी भी बंदे का नुकसान हो रहा है उस प्रॉपर्टी की वजह से, उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट होने की वजह से, तो जैसा मैंने आपको बताया, अब ये बैंक या कोई भी बंदा जो होगा वो क्लेम किससे मांगने जाएगा? उस बंदे से मांगने जाएगा जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी नहीं आएगा मुंह उठा के पैसे मांगने के लिए। ठीक है, उस गंदे इंसान से जाके पैसे मांगो जिसने गलत काम किया है। उसके अलावा अगर लॉ को डिफीट करने के लिए किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो वॉइड हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 हमसे क्या बोला जाता है? सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एडमिनिस्ट्रेटर उसका मैनेजमेंट करता है प्रॉपर्टी का। ठीक है,
इसके बाद सेक्शन नंबर 11 होता है। सेक्शन नंबर 11 कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर होती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर होती है वो सारी पावर होती है, जिसको हम डाइस की पावर भी कहते हैं, दैट इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, आई फॉर इशूइंग कमीशन, सी फॉर कंपेलिंग द रिकॉर्ड्स एंड ई फॉर एनफोर्सिंग द अटेंडेंस। ठीक है, उसकी पावर सारी का सारी मिला जुला के सिविल कोर्ट की सारी पावर होती है किसके पास, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। अब आता है सेक्शन नंबर 11 सेक्शन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया सेक्शन आया है। अब इस केस में क्या बोला गया, जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, जितने भी बैंक्स होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, शैल वर्ड यूज है, शैल वर्ड यूज है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स एंड द बेनिफिशियल ओनर। फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स क्या है, मैंने क्या किया, मैं खुद से बैंक में नहीं गया, मैंने क्या किया, अपने रामू काका को भेजा, और रामू काका मेरे घर नौकर थे और मैंने उनको भेजा और उनके नाम पे मैंने पैसा जमा कर दिया बहुत सारा गलत कामों से कमा के। ठीक है, तो क्लाइंट की उसकी जिम्मेदारी बनती है कि रामू काका के हिस्ट्री को जाने और पहचाने कि इसके पास एकदम से कैसा पैसा आ गया, तो उससे अब रामू काका ये बोलेंगे ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे मालिक का पैसा है। तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि बेनिफिशियल ओनर की भी आइडेंटिटी को पक्का करें और उसके बारे में भी पूछताछ करें, उसके भी आधार कार्ड मंगवाएं, उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन रखें, और अगर उनको डाउट होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बैंक को इन्फॉर्म करना होगा और उसके पैसे बैंक में नहीं रखने होंगे। अगर बैंक ने ऐसा नहीं किया तो बैंक को भी इसके जो होंगे गलत काम करने के लिए प्रोसीडिंग्स भुगतनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो बैंक क्या क्या करेगा मैं आपको बता दूं, बैंक को क्या क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा आधार के थ्रू। ठीक है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी हो सकता है अगर आधार के थ्रू। उसके अलावा अगर आधार नहीं है तो कोई बंदा पासपोर्ट देगा तो भी चलेगा, या फिर कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट का देगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आधार ही देना है। ठीक है, उसके अलावा इसके नीचे सारी बातें यही बोली गई कि आधार लेने से पहले उसके पास कंफर्मेशन हो, जो भी बंदा आधार लेगा तो बैंकिंग कंपनी के अलावा अगर किसी बंदे को आधार कार्ड चाहिए होगा तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तभी वो आधार कार्ड ले सकता है, क्योंकि आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो बैंकिंग के अलावा किसी को आधार कार्ड चाहिए तो उसको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी उसके बाद ही मिलेगा। तो भैया, और जो भी आधार बैंकिंग कंपनी भी रखेगी तो उसे इस फॉर्म में रखेगी, कोई और बंदा इसको चोरी ना कर पाए। ठीक है, और उसको एक सिस्टम के साथ मेंटेन करके रखा जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, सेक्शन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि जो एंटिटी होती है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, और वो रिकॉर्ड कौन कौन से मेंटेन करके रखने होते हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करने होते हैं। ऊपर तो उसने वेरीफाई करी आइडेंटिटी, ठीक है, सेक्शन नंबर 11 में तो आइडेंटिटी वेरीफाई करे किसकी, बेनिफिशियल ओनर की और क्लाइंट की। यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन करी गई है बैंक के ऊपर, और ये बोला गया है कि उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके नहीं रखने पड़ेंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, बेनिफिशियल ओनर के भी और क्लाइंट के भी। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उनसे इंफॉर्मेशन मांगेगा बैंक से, वो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी होगी। अगर उसने नहीं प्रोवाइड करी तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे रे बाबा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि उसको रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस भी मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, और बाकी के रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, किसकी, क्लाइंट की भी और बेनिफिशियल ओनर की भी। और जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे मांगेगा और उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है ऑब्वियसली बात है उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देगा और किसी को नहीं प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमसे कहता है कि कितने साल तक मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स। ये पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं, ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कब तक रखना है। ट्रांजैक्शन की डिटेल्स 5 साल तक आपको मेंटेन करके रखनी है, चाहे वो बेनिफिशियल ओनर की हो चाहे वो क्लाइंट की हो। लेकिन रिकॉर्ड्स जो आपको मेंटेन करके रखने हैं वो मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड्स आपको तब तक मेंटेन करके रखने हैं 5 इयर्स फ्रॉम क्लोज ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप विद द रिपोर्टिंग एंटिटी और अकाउंट्स क्लोज विच एवर इज लेटर। मतलब अकाउंट क्लोज कर दिया या फिर उसके साथ बिजनेस रिलेशन खत्म कर दिया, बैंक के साथ अब बिजनेस नहीं कर रहा, कोई भी बैंक के साथ कोई भी बोलचाल नहीं है, मतलब बैंक के साथ कोई भी पैसा रखना या निकालना का व्यवहार नहीं है अब, तो इन दोनों में से जो भी विच एवर इज लेटर होगा वहां से 5 साल तक आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये बात रिकॉर्ड्स के बारे में, और ऊपर वाली बात ट्रांजैक्शंस के बारे में थी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी को एग्जाम्प्ट कर सकती है, सच क्लास को वो एग्जाम्प्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 कहता है कि ईडी जो है कभी भी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है कभी भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है बैंक से, और बैंक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 12A। सेक्शन नंबर 12A भी नया सेक्शन आया है जो ड्यू डिलिजेंस को एनहांस करने की बात करता है। कहता है कि बैंक जो है, अब बैंक जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट करा गया बैंक को, और यहां पर बोला गया कि बैंक ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मांग सकता है, रिपोर्टिंग एंटिटी जो है एक्स्ट्रा चीजें भी मांग सकता है और पूछताछ कर सकता है, जैसे कि आधार लेके या फिर किसी और तरीके से वेरीफाई कर सकता है उसकी आइडेंटिटी, जैसा उसको ठीक लगे। आधार तो एक नॉर्मल चीज हो गई, इसके अलावा भी और चीजें, मतलब हो सकता है विजिट कर ले या कुछ भी कर ले, उसको जैसा ठीक लगता है उसके हिसाब से वो स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, उसके अलावा सोर्स, कहां से पैसा आया, ये सोर्स पूछ सकता है कि कहां से पैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है। ट्रांजेक्शन, अगर कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसका रीजन पूछ सकता है कि इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैसे
कर रहे हो और इतना बड़ा अमाउंट कहां से आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये पूछताछ करने की पावर दी जा रही है, ठीक है। अगर किसी के ऊपर शक होता है बैंक को, अगर किसी भी बंदे के ऊपर शक होता है बैंक को, तो उसके ऊपर तो थर्ड पॉइंट में यही बात बोली गई कि किसी भी बंदे के ऊपर शक होता है अगर बैंक को, तो उसके ऊपर नजर रख सकता है, उसके ऊपर ज्यादा स्क्रूटनी, ज्यादा ट्रांजैक्शंस पे नजर रख सकता है उसकी। और अगला पॉइंट हमसे ये बोला गया कि ये इंफॉर्मेशन उसको 5 साल तक मेंटेन करके रखनी होगी, जो भी उसने ज्यादा मतलब जो भी उसने एनहेंस ड्यू डिलिजेंस से इंफॉर्मेशन अगर उसको मिली है तो वो भी उसको 5 साल तक मेंटेन करके रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 13 आता है जो हमारा इंपोज करता है पेनल्टी बैंक्स के ऊपर। अगर बैंक ने जो पीछे सेक्शंस पढ़े उसको ध्यान से फॉलो नहीं किया तो कहता है अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा लगता है कि बैंक ने या रिपोर्टिंग एंटिटी कह लो उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, बैंक के ऊपर, या तो अपनी मर्जी से, या एप्लीकेशन अगर किसी अथॉरिटी ने फाइल करी है, ऑफिसर ने फाइल करी है, किसी भी पर्सन ने फाइल करी है कि बैंक ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकता है, बैंक का ऑडिट करवा सकता है, बैंक का ऑडिट करवा सकता है। और ऑडिट जो खर्चा होगा वो कौन भुगतेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ऑडिट का जितना भी खर्चा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और ऑडिट कौन करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे। जो पैनल मेंटेन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उनसे ऑडिट करवाया जाएगा। जब नॉन कंप्लायंस निकली, जब बैंक के पास नॉन कंप्लायंस निकली, तो उस केस में क्या होगा, जब भी नॉन कंप्लायंस निकली बैंक के पास, तो उस केस में क्या होगा, उनको वार्निंग दिया जाएगा, नोटिस इशू करके। दूसरा, बैंक के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उन सबको ये बोला जाएगा कि आप आगे से इस तरीके से काम करो, ठीक है। उनको रिपोर्ट मांगी जाएगी उनसे, और टाइम पीरियड दिया जाएगा, और उनको की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आप आगे से उस तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में रिपोर्ट फर्निश करो। और उनके ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और मॉनिटरी पेनल्टी कितनी की लगाई जा सकती है, मिनिमम 10,000 रुपए की, मिनिमम 10,000 रुपए की, अप टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए की, फॉर ईच डिफॉल्ट, जितना भी उन्होंने डिफॉल्ट किया, फॉर ईच फेलियर, ईच वर्ड लिखा हुआ है, फॉर ईच फेलियर उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच फेलियर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। मिनिमम कितनी, 10,000 रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आता है ये पॉइंट, ये चार्ट्स के फॉर्म में भी यही बातें लिखी गई हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, कोई और बाकी बातें मैंने आपको बता ही दी हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 14 आता है। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 14 कहता है कि अगर सेक्शन नंबर 14 हमसे कहता है कि बैंक के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता, कोई भी इंसान जाके केस नहीं कर सकता कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्यों दे दी। यहां पर बैंक को सेव किया गया है कि अगर बैंक ने ईडी को कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी तो बैंक के ऊपर आके कोई भी बंदा केस नहीं कर सकता, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का केस नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 15 हमसे ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ बैठ के पामला के एक्ट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या और मजबूत कैसे करना है पामला के एक्ट को, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 16 आता है। सेक्शन नंबर 16 ये सारे प्रोविजनल, ये सारे जो है ना थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जो अब आगे आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना वो ऊपर वाले थे, उसको अच्छे से पढ़ के देना, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अब तो नीचे ही है कि सर्वे किस तरीके से होगा, किसी बंदे को कैसे पकड़ा जाएगा। मैं फटाफट से आपको ना इसको समराइज वे में फटाफट से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होगा। तो सेक्शन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आप एक रीड करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है। कॉन्सेप्चुअल जो चीजें थी वो मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझा दी, और जहां जहां नीचे कॉन्सेप्चुअल आएगा वो मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर मैं सेक्शन नंबर 16 में बात करूं तो ये बोल सकता है कि अगर पावर है, मतलब जहां पर अथॉरिटी को लगता है किसी भी तरीके का मटेरियल पोजीशन से, अगर उसको लगता है कि सेक्शन नंबर 3 का किसी भी तरीके से ऑफेंड हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, जो भी एरिया उसको असाइंड है, जो जिसमें भी उसकी पावर है, तो वो क्या कर सकता है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी, मतलब वहां पर जाके सर्वे कर सकता है। अगर उसको लगता है कि सेक्शन नंबर 3 इन्वॉल्व है और उसकी पावर में, अगर अथॉरिटी की पावर में वो एरिया आता है, तो वहां जाके वो सर्वे कर सकता है। वहां पर जितने भी लोग होंगे जब वो सर्वे करने जाएगा, वहां के लोगों की जिम्मेदारी है, पूरा का पूरा प्रॉपर सहयोग बना के रखेंगे, सहयोग मेंटेन करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा वो सारी की सारी उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमसे बोलता है कि अगर जब सर्वे हो जाएगा उसके बाद जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा इस बंदे के द्वारा जिसने सर्वे करा है, अथॉरिटी ने, जिस अथॉरिटी ने सर्वे किया है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है रीजन कि क्यों सर्वे करने गया था। ये नजर इसलिए रखी जाती है कि कोई भी अथॉरिटी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की या कोई भी अथॉरिटी जो है जबरदस्ती किसी बंदे को परेशान न करे, तो आपको एए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे आपने उस बंदे का सर्वे किया, क्यों आपको लगा वो सेक्शन नंबर 3 में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा जब वो सर्वे के दौरान उसके पास कुछ पावर्स हैं, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकता है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मांग सकता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड्स मेंटेन करवा सकता है, लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17 सर्च एंड सीजर की पावर देता है। कहता है कि जहां पर कोई डायरेक्टर या किसी भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, अगर वो ऑथराइज होता है, ठीक है, अगर वो ऑथराइज किया जाता है और अगर उसको लगता है कि ये बंदा गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो सर्च कंडक्ट कर सकता है और सीज भी कंडक्ट कर सकता है। क्या उसको क्या लगता है, उसको अगर ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है उसने मनी लॉन्ड्रिंग जो है कमिट
कमिट किया है, उसने जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है, या वो बंदा जो है उसने रिकॉर्ड छुपा रखे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, या ये प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटेड टू द क्राइम है, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, उसका सर्च एंड सीज कर सकता है। किस तरीके से वो एंटर करेगा उसकी बिल्डिंग में, प्लेस में, वेसल में, व्हीकल में, एयरक्राफ्ट में, अगर उसको लगता है, और सर्च करने के लिए, सीज करने के लिए उसके पास ये पावर है कि वो ब्रेक कर सकता है जितने भी लॉकर्स होते हैं, डोर्स होते हैं, बॉक्स होते हैं, सेफ होते हैं, अलमीरा होते हैं, वो सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो भी उसको वहां पर मिलती हैं। ये सारी की सारी पावर्स हैं जो उसको यूज करनी है जब वो सर्च एंड सीज करेगा। ठीक है, ए से लेकर एफ तक सारी की सारी पावर्स बताई गई हैं सर्च और सीज के दौरान। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पावर्स ड्यूरिंग द सर्च एंड सीज। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकता है, जो भी इन्वेंट्री उसको वहां पर मिलती है उसका नोट मेंटेन कर सकता है, और वहां के लोगों से पूछताछ कर सकता है, और उसका भी जो वो बोलते हैं वो भी हमारा इंफॉर्मेशन रख सकता है। उसके अलावा इसके अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया, एक्सेप्शन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर ये बोला जाता है कि जब भी सर्च करने जाओगे तो कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे मजिस्ट्रेट हो गया, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, उन लोगों को सबको इन्फॉर्म करना जाएगा, अथॉरिटीज वगैरह को इन्फॉर्म किया जाएगा बिफोर कंडक्टिंग द सर्च। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है। सेकंड पॉइंट हमसे क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को सर्च के दौरान हमें मिलती है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, अगर हम उसको सीज नहीं कर सकते, तो आपने फिल्मों में देखा होगा एक लाल पट्टी लगा के उसके ऊपर थप्पा लगा दिया जाता है, तो वो हम कर सकते हैं, उसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ठीक है, रेड ताला वगैरह लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को तब तक वो बंदा यूज नहीं कर सकता जब तक वो प्रायर अप्रूवल ना ले ले, और या जब तक ये बंदा खुद से परमिशन, जब तक अथॉरिटी आगे खुद से परमिशन ना दे दे कि ठीक है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक और लाइन बोली गई कि अगर कॉन्फिस्केशन करने से पहले वो प्रॉपर्टी ऐसी हो गई कि हम उसको उठा के लेके जा सकते हैं, तो या फिर सीज कर सकते हैं, तो उसको उठा के लेके चले जाएंगे हम। ठीक है, रेड ताला वगैरह हटा के। उसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज जो आती है वो आती है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, वो थर्ड पॉइंट हमसे कहता है कि आपको अथॉरिटी ने जो सर्च एंड सीज किया उसके बारे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सब कुछ, कि किस रीजन पे पहली बात तो सर्च एंड सीज किया था। ठीक है, उसके अलावा उसको क्या क्या मिला, क्या क्या रिकॉर्ड्स मिले, सारी इंफॉर्मेशन उसको किसको देनी होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी होगी। फोर्थ पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर उनको लगता है, जो सेक्शन नंबर 16 अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 में जो सर्वे हुआ था उसके बेसिस पे अगर उसको ऐसा लगता है कि जो एविडेंस वगैरह थे, मतलब सर्वे के दौरान अगर कुछ एविडेंस वगैरह थे उसको नष्ट कर दिए जाएंगे, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उस केस में वो एंटर कर सकता है, सेक्शन 17 की पावर को यूज करके एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स। प्रायर परमिशन नहीं, उस केस में आपको प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, जो हमने ऊपर एक्सेप्शन पढ़ी उनकी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि इन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट वगैरह की और बड़ी अथॉरिटीज की, तभी आप सर्च एंड सीज कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन डाला गया जो नीचे वाले पॉइंट में डाला गया, और ये बोला गया कि अगर आप सेक्शन नंबर 16 में जब आपने सर्वे किया था उस दौरान आपको लगा कि अब इसको भनक पड़ गई है मेरे सर्वे की, अब ये क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देगा, फाड़ देगा, फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा, तो वो आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड अदर ऑफिसर्स, जिनकी भी हमें चाहिए। ठीक है, कोई प्रायर परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है इस वाले केस में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमसे क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट हमसे कहता है कि 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन, आपको एप्रोप्रिएट फाइल जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड जो भी सीज करे हैं उन सब के बारे में 30 डेज के बारे में अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द रीजंस कि क्यों आपने सर्च कंडक्ट करी थी। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 18 आता है, सर्च फॉर पर्सन। सर्च फॉर पर्सन के केस में बोला जाता है कि अथॉरिटी को किसी पर्सन के पास कुछ जानकारी या रिकॉर्ड्स हैं तो उस पर्सन को सर्च करेगा और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेगा। मतलब अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है किसी पर्सन के पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्विंग, तो उस पर्सन को ढूंढेगा और उस पर्सन को सर्च करेगा और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा रीजन, अलॉन्ग विद द रीजन, कि क्यों उस बंदे को ढूंढा जा रहा है और ऐसा क्या लगता है अथॉरिटी को कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसके पास। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये सारी बात आपको बतानी पड़ेगी। उसके अलावा ठीक है, अगर उस बंदे को उसके अलावा कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अगर जरूरी लगता है तो लेके ऑफिसर, मतलब सिंपल सी चीज इसके अंदर ये बोली गई है कि अगर अथॉरिटी जिस बंदे को ढूंढ रहा था उस बंदे को अगर उसने ढूंढ लिया सर्च के दौरान, उसको वो मिल गया, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे को तो नहीं बता रहा, तो आप किसी सुपीरियर के पास लेके जाना चाहते हो या मैजिस्ट्रेट के पास जाना चाहते हो, मतलब थोड़े तगड़े बंदे के पास लेके जाना सकते हो, हायर ऑफिसर्स के पास लेके जाना चाहते हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको उनके पास लेके जाना होगा। और इस 24 घंटे में जो हमारा रास्ते का टाइम होगा जाने आने का, वो 24 घंटे के अंदर नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमको कहता है कि अगर किसी बंदे को, फोर्थ पॉइंट हमसे क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमसे ये कहता है कि जिस बंदे पे हमें शक है उसको आप डिटेन नहीं करोगे प्रायर टू 24 आवर्स ऑफ टेकिंग टू द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर्स। 24 घंटे से पहले, मतलब उस 24 घंटे के लिए तो आप डिटेन कर सकते हो जब उसको लेके जा रहे हो 24 घंटे, लेकिन उससे पहले कभी भी उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। यार उसको फांसी थोड़ी देनी है, आपको लगता है, आपको डाउट है कि उस बंदे ने इंफॉर्मेशन है उसके पास और आपको नहीं दे रहा, तो आप उसको बड़े आदमी के पास लेके जाना चाहते हो, बड़े अधिकारी के पास लेके जाना चाहते हो, तो उस पर कोई टॉर्चर वगैरह नहीं करना कि कल को सोसाइटी गले बेचारा जाके, तो उसको ये बोला गया कि डिटेन नहीं करोगे उस बंदे को। ठीक है, डिटेन नहीं करोगे उस बंदे को बिफोर
टेकिंग द टू द बिफोर प्रायर टू द 24 आवर्स ऑफ टेकिंग टू द मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट हमसे ये बोलता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन द एब्सेंस। अगर ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट जिसके सामने आप उसको लेकर गए, उस बंदे को लेकर गए और उन लोगों को मैजिस्ट्रेट या फिर अदर ऑफिसर जो हायर अथॉरिटीज के पास आप लेके गए, उनको अगर लगा कि इस बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है, या अथॉरिटी अगर उसको उनको लगा कि इस बंदे ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा और उसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर पूछताछ के दौरान अथॉरिटीज को ऐसा लगा कि यार नहीं इस बंदे ने कुछ गलत किया, मैजिस्ट्रेट वगैरह को ऐसा लगा या ऑफिसर्स को ऐसा लगा, बड़े ऑफिसर्स को ऐसा लगा कि नहीं इसने कुछ गलत किया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ लगा उन्हें, तो क्या करा जाएगा? उनको बोलेंगे कि इस बंदे का सर्च कर, इसके बाद जा और इसको ढूंढ, मतलब इसको ढूंढ और इसके बाद जो जो सामान है वो सारे जाके चेक कर, क्योंकि हमें लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला 6th पॉइंट क्या आता है? 6th पॉइंट हमसे कहता है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर और द मैजिस्ट्रेट 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होंगे, मतलब वहां पर ये बोला जाता है कि बिफोर मेकिंग द सर्च, जब भी सर्च करने जाओगे उस बंदे की प्रीमाइसेस में, जब रिकॉर्ड्स वगैरह को, इंफॉर्मेशन वगैरह को, आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर, जब उसको ऑफिसर को गड़बड़ दिखी ना तो उसने भेजा सर्च के लिए, तो अगर ऐसा लगता है तो आप 2 या 2 से ज्यादा बंदे अपने साथ लेके जाओगे जो विटनेस होंगे सर्च के, ठीक है, जो हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। उसके बाद सर्च के दौरान अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी सीज करी उस बंदे के पास से, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको जो है उसके बारे में भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और विटनेस के सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे। कोई भी फीमेल को सर्च नहीं किया जाएगा विदाउट अ फीमेल, मतलब अगर महिला को सर्च करने जा रहे हो तो एक महिला आपको अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी जिसका सर्च किया जाएगा उससे एक साइन लिया जाएगा पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह पे, जो भी आपने सीज वगैरह किया वो एक एप्लीकेशन वगैरह पे साइन ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सारी चीजें जो आपने करी है, सर्च वगैरह सब कुछ, जो भी आपको रिकॉर्ड्स मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, इन सब की डिटेल्स आपको 30 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी पड़ेगी कि भाई साहब हमने ऐसा किया था, सर्च किया था एक पर्सन का, उस पर हमें डाउट था, हमें वहां से हम उसके बाद हमने बड़े ऑफिसर्स के पास हम उनको लेके गए और बड़े ऑफिसर्स के पास जब हम उनको लेके गए उन्हें भी गड़बड़ दिखी और उसके बाद हमने सर्च कंडक्ट करवाई और हमने वहां पर ये सर्च किया, ये सीज किया, ये सब किया और इसके बारे में हमने ये आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 19 कहता है, सेक्शन नंबर 19 कहता है कि ऑफिसर्स के पास जो है पावर होती है, डायरेक्टर के पास, डिप्टी डायरेक्टर के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास या किसी भी ऑफिसर्स के पास जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर सकता है जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से, वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे को जिसने पामला के तहत कोई भी गुनाह किया है। ठीक है, जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसके बारे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा सील्ड एनवलप में कि हमने ऐसे ऐसे इस बंदे को हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमने इस बंदे को ऐसे ऐसे अरेस्ट कर लिया है। जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट के सामने या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने, स्पेशल कोर्ट के सामने या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। किसके पास? स्पेशल कोर्ट के सामने या मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। और स्पेशल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने जब उनको लेके जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में वो वाला टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा जो जर्नी का टाइम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सेक्शन नंबर 20 आता है। सेक्शन नंबर 20 बात करता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कहता है कोई भी प्रॉपर्टी जो सीज करी गई थी ऊपर वाले सेक्शन में, चाहे सेक्शन नंबर 17 में नॉर्मल सर्च में, चाहे सेक्शन नंबर 18 में अगर सर्च में, तो वो 180 दिन के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो रिटेंशन करी जा सकती है। ठीक है, 180 दिन के लिए वो प्रॉपर्टी जो है रिटेंशन करी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो ये कहता है, सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि जो अगर ए को इन्फॉर्म करोगे रिटेंशन के बारे में 180 दिन की, मतलब आपको अगर आपने प्रॉपर्टी को रिटेंशन में लिया है तो इसके बारे में भी आपको ए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने 180 डेज के लिए ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को रिटेंशन में लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमसे ये बोलता है 180 दिन के बाद आपको उस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है 180 डेज के बाद आपको उस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पड़ेगा या आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेके एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आपको उससे ज्यादा दिन के लिए भी रिटेंशन करना है उन प्रॉपर्टी का, रिकॉर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमसे बोलता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए तो उनको वापस कर देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये प्रूव हो गया तो 180 दिन से पहले तो उनकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है विदहोल्डिंग ऑफ द रिलीज प्रॉपर्टी। विदहोल्डिंग ऑफ द रिलीज प्रॉपर्टी के केस में ये बोला गया 90 दिन तक, मतलब 90 डेज तक रख सकता है और सीज प्रॉपर्टी को अगर उसको लगता है अपील में जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर वो बंदा फर्दर अपील में जाना चाहता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपका ने क्या किया, मामला में अगर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ऐसा फैसला दिया गया स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि ये बंदा मामला में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहां से क्या हुआ, आपको उस प्रॉपर्टी को रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को अभी भी रख सकते हो 90 डेज तक आप रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने जा रहे हो, ये पावर किसको दी गई, ये आपको ऑफिसर एडजुडिकेट जो हमारे एडजुडिकेटिंग कह रहा हूं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर दी गई कि वो 90 डेज तक और रख सकता है प्रॉपर्टी। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपील में जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, स्पेशल कोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया है रिलीज द प्रॉपर्टी का, तो उस केस में आप जो है 90 डेज के अंदर आप 90 डेज तक और रख सकते हो इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 21 आता है। प्रॉपर्टी की बात हो गई 20 में, अब रिकॉर्ड्स की बात आती है। तो रिकॉर्ड्स के केस में ये बोला जाता है कि इंक्वायरी के दौरान जो रिकॉर्ड्स आपने सीज किए थे, ठीक है, उस रिकॉर्ड्स को आप 180 दिन के लिए, मतलब रिकॉर्ड्स को भी आप 180 डेज के लिए
अपने पास रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो आता है उस बंदे को आप जो जिससे आपने रिकॉर्ड्स लिया उनको अलाउड है वो फोटोकॉपीज वगैरह अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर टाइम 180 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आपको इससे एक्सटेंशन चाहिए और भी तो ए से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमसे ये कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सटेंशन से पहले खुद को सेटिस्फाई करेगा कि एक्सटेंशन की जरूरत है या नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बात है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये देखेगा कि क्या इस केस में इतना दम भी है कि ये फर्दर एक्सटेंशन ले रहा है रिटेंशन करने की रिकॉर्ड्स की, तो अगर उसको लगेगा कि हाँ इसमें जान है तो उस केस में ठीक है। अगर सेक्शन 8 के प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको लगेगा कि हाँ इसमें जान है तो वो फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये पता चल गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व नहीं है तो उसके बाद रिकॉर्ड्स को उससे पहले 180 दिन पूरे होने से पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस यहां पर भी यही प्रोविजन बोला गया कि अगर उसको लगता है कि फर्दर वो अपील में जा सकता है, कौन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, ठीक है, तो वो 90 डेज तक दोबारा से रख सकता है कि मैं रिकॉर्ड्स को रखना चाहता हूं अपने पास क्योंकि मैं अपील में जा रहा हूं अपील ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 22 हमसे क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन नंबर 22 हमसे कहता है कि जिसके पास से वो जब सर्च और सीज हुई जिसके पास से रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी मिली, हम ऐसा मानेंगे सब कुछ ट्रू है और सब कुछ उसी का है, सबका ओनर वही है जिसके पास से मिला। मतलब इस सेक्शन का निष्कर्ष ये है, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास से मिली, जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास से मिले, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास से मिली, ऐसा माना जाएगा। भले ही आप क्यों बोल दो कि ये मेरी बहन की है, ये मेरी बेटी की है, ये मेरे दोस्त का सामान है, मेरा कुछ है ही नहीं, फिर भी ऐसा माना जाएगा कि ये सब आपका है। बाद में प्रूव करते रहना कि आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 कहता है इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है जब दो या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस इंटरकनेक्टेड होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, तो ऐसा माना जाता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, अनलेस एंड अनटिल कुछ इसके अपोजिट कुछ प्रूव किया जाए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने या स्पेशल कोर्ट के सामने, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 24 आता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, कहता है जिस पे चार्ज क्रिएट होता है, ऐसा मान लेंगे उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जिस पे चार्ज क्रिएट हुआ है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा एपलेट ट्रिब्यूनल का। एपलेट ट्रिब्यूनल के पास सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फैसला देता है, उसके बाद आप एपलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसके बाद स्पेशल कोर्ट होता है, फिर हमारा हाई कोर्ट होता है। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है, कोई भी बंदा अगर परेशान होता है ना तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है। कोई भी बंदा अगर परेशान होता है तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है, ठीक है। एपलेट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, एपलेट ट्रिब्यूनल को बनाया गया इसी पर्पस के लिए बनाया गया कि कोई बंदा अपील फाइल कर सके, जो भी एग्रीड पर्सन होगा, भले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एग्रीव्ड हो, भले ही आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एग्रीव्ड हो, भले ही आपका मतलब क्या नाम है उसका, वो बंदा जिसके ऊपर केस चल रहा है वो एग्रीव्ड हो, तो वो बंदा केस कर सकता है, ऑब्वियसली वो तो कर ही सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो आपको अपील करना है वो या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंक भी जाके जो है अपील कर सकता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपील होगी एपलेट ट्रिब्यूनल के पास, या प्लस एक्स डेज मतलब कि एक्स्ट्रा डेज में भी आप अपील कर सकते हो अगर आपके पास वैलिड रीजन है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले प्रोवाइड कर दिया जाएगा एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। एपलेट ट्रिब्यूनल को 6 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। 6 महीने में अगर एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला नहीं सुना पाया तो उसको अलोंग विद द रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों वो 6 महीने के अंदर अंदर फैसला नहीं सुना पाया। एपलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जो पावर्स हैं वो सिविल कोड की पावर्स हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वो फॉलो करेगा, डाइस की पावर इसके पास भी है, ठीक है। एपलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला देगा उसे ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट ने फैसला दिया और उसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 36 आता है। सेक्शन नंबर 36 हमसे क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 36 बोलता है जो चेयरपर्सन होता है एपलेट ट्रिब्यूनल का वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है मैटर्स बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस। सेक्शन नंबर 37 हमसे ये बोलता है जो चेयरपर्सन होता है वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी मैटर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे, ठीक है, या तो खुद से सोमोटो या फिर अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करी तो, ठीक है। सेक्शन नंबर 38 बोलता है जो भी फैसला एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा वो मेजॉरिटी से दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी से फैसला नहीं निकल पा रहा है तो वो चेयरपर्सन के पास जाएंगे, या चेयरपर्सन या तो किसी और को रेफर कर देगा एपलेट ट्रिब्यूनल को, या खुद से वो बता देगा हाँ या ना, तो जो भी मेजॉरिटी बनेगी वो फैसला हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 39 कहता है कि एपलेट ट्रिब्यूनल के पास या तो आप खुद से जा सकते हो या किसी और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। ये सारी बातें हर एक्ट में लिखी जाती हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 हमसे कहता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। सेक्शन नंबर 41 कहता है कि सिविल कोर्ट की पावर नहीं होती वो इंटरफेयर करे, मतलब सिविल कोर्ट आपके ऊपर किसी भी तरीके से इंपोजिशन नहीं करता, लेकिन हाँ सिविल कोर्ट आपको गाइड जरूर करता है। अगर कोई बंदा एपलेट ट्रिब्यूनल से भी खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए 60 डेज प्लस 60 डेज ही मिलेंगे, मतलब यहां पर एक्स डेज नहीं मिलेंगे। यहां पर अगर वैलिड रीजन हुए तो भी आपको 60 डेज ही मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 120 डेज मिलेगा, 120 डेज से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस आता है सेक्शन, उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या कहता है, स्पेशल कोर्ट जो होता है वो कोर्ट होता है जो डेजिग्नेट किया जाता है एज अ स्पेशल कोर्ट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है विद किसके साथ मिलकर, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनके साथ मिलकर, ठीक है। उसके बाद जितने भी कॉग्निजेंस होते हैं, जो भी ऑफेंसेस होते हैं शेड्यूल सेक्शन नंबर 4
के, सेक्शन नंबर 3 के मनी लॉन्ड्रिंग के, वो सारे के सारे स्पेशल कोर्ट में जाते हैं। अगर गलती से वो किसी और कोर्ट के पास चले गए तो उन कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि इसको जो भी उस एरिया के स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाए, उनके पास भेज दिया जाए। अगर एक ही, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। वही सारी चीजें इसके अंदर बोली गई हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर हमारा 45। सेक्शन नंबर 45 कहता है कि अगर किसी भी बंदे को अरेस्ट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं जो सेक्शन नंबर 45 ये कहता है कि अगर हमारे जो भी ऑफेंसेस होते हैं पामला के, वो सारे के सारे जो पामला के ऑफेंसेस होते हैं वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। मतलब ये जो ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब बिना वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया और ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रुप में पूछा जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप लॉ का पेपर है उसमें पूछा जाता है। इसके अंदर ये बोला गया कि आपको जो है अरेस्ट कर सकते हैं और ये ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि किसी भी बंदे को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड्स जरूर बताए जाएंगे अरेस्ट करने से पहले, और उनको बेल भी नहीं मिलेगी, लेकिन बेल मिल सकती है। अगर बेल मिलेगी तो स्पेशल कोर्ट आपको बेल प्रोवाइड कर सकता है और इसके अगेंस्ट में, बेल के अगेंस्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील कर सकता है। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात भी स्पेशल कोर्ट को मजा नहीं देती, मतलब उसको लगता है कि नहीं यार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहा है उसकी बात में दम नहीं है और ये सामने वाला बंदा या तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है और ये बंदा अगर जब बाहर होगा तो भी कोई गलत काम नहीं करेगा, तो उसको बेल प्रोवाइड करी जा सकती है। लेकिन एक केस है जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील भी नहीं कर सकता। अगर वो बच्चा, अगर वो 16 साल से कम की उम्र का बंदा है, या वो वुमेन है, या वो सिक बंदा है, या वो इन्फर्म बंदा है, या फिर जो अमाउंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग का वो 1 करोड़ से कम का है, तो अगर ये 4 रीजंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, ये 4 रीजंस हैं, तो जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपील भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद इस स्पेशल कोर्ट जब भी कॉग्निजेंस लेगा, मैं आपको बता दूं स्पेशल कोर्ट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब जो डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज होगा वो उसने इस बात को माना होगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर तभी इन्वेस्टिगेट करेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि हाँ इस मामले में कुछ दम है, जाके मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं। उसके अलावा सेक्शन नंबर 46 हमसे ये कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट होती है वो कोर्ट ऑफ सेशन के बराबर मानी जाती है और जो इसके अंदर प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे होते हैं स्पेशल कोर्ट में उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जा सकता है, ठीक है। अगला प्रोविजन जो आते हैं वो आते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक डिफाइन जो है इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूंगा। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है। ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर का इंप्लीकेशंस का मतलब ये होता है, जो मैं पढ़ रहा हूं आप प्लीज उसको रीड कर, मतलब जो बोल रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कहता है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन मींस ऑफेंस बाय पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया रिलेटेड टू द पार्ट ए, बी और सी ऑफ द शेड्यूल had it been offense committed in India and transferred the proceeds of such offense to India। मतलब कहता है प्रोसीड्स इंडिया में भेज देना शेड्यूल ऑफेंसेस की, तो उसको सजा मिलेगी इसमें पामला के तहत। या फिर ऑफेंस जो कमिटेड करे गए हैं इंडिया में और उसके प्रोसीड्स जो है आउटसाइड इंडिया भेज दिए गए हैं, या अटेम्प्ट किया गया है उसके प्रोसीड्स को आउटसाइड इंडिया भेजने का। इसका मतलब कि प्रोसीड्स जो इंडिया के बाहर भेजने की कोशिश करी गई है, जो ऑफेंसेस इंडिया में करे गए हैं, तो उसको भी पामला के अंदर माना जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस है ये और उसको पामला के तहत सजा होगी ऐसे बंदों को, ठीक है। उसी जो मैंने बताया उसी के बिल्कुल डिट्टो यही बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आराम से इसको डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब वो स्टेट जिसके साथ हमने ट्रीटी साइन कर रखा है कि हम एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे, वो सारी चीजें। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब होता है कोई भी कंट्री जो आउटसाइड इंडिया है जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रीटी साइन कर रखा होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 56 कहता है एग्रीमेंट कर लेना फॉरेन कंट्रीज के साथ। भाई एग्रीमेंट क्या करोगे फॉरेन कंट्रीज के साथ, हम सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अदर कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर सकती है कि इस एक्ट के प्रोविजन वहां पर अप्लाई किए जाए और वहां से अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे तो वो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करी जाए टू प्रिवेंट द एक्ट, टू प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट। उसका प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, ठीक है। जो भी हमारे प्रिवेंशन है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा रिलेटिंग टू द केसेस, जो भी हमारे केसेस हैं उसके बारे में इसके अंदर इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी हमारे केसेस है रिलेटिंग टू दिस उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके अंदर यही चीजें बोली गई हैं कि अगर जितने भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी ऑफेंसेस करे गए हैं अगर वो एक्ट के बाहर करे गए हैं तो उसके बारे में, मतलब जो भी अगर इंडिया के बाहर कुछ गलत किया होगा तो उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने का भी एग्रीमेंट हो सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 57 आता है। सेक्शन नंबर 57 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 57 कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फाइल किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मांगी जाएगी, कहता है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से मांगनी है कि आपने जब कब मांगनी है। सबसे पहले तो हम इस चार्ट से समझेंगे कब मांगनी है। ये चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, ये चार्ट रीड कर लोगे तो भी हो जाएगा। कहता है
कहता है एप्लीकेशन जो है रिसीव करी जाएगी स्पेशल कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस मिलता है किसको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या किसी भी बंदे को सुपीरियर टू द रैंक ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, और उसके ओपिनियन में कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कोई भी प्रोसीड्स अवेलेबल है और वो स्पेशल कोर्ट भी उस बात से सेटिस्फाई है, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के ऑफिसर्स को बोल सकता है कि हमें आपसे आपके देश से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है, असिस्टेंट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, कहता है वहां से आया लेटर और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, अगर वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आपके पास लेटर आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लेटर देते हैं, वो लोग वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्पेशल कोर्ट को दे देता है और स्पेशल कोर्ट या किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी को दे देता है और वो लोग क्या करते हैं फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं बाहर के देशों को। देखो जैसे हमने वहां से मांगी तो वो लोग भी तो हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ना लेटर भेज के, तो वही बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से और वहां के ऑफिसर्स रिक्वेस्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्पेशल कोर्ट को दे देगी या किसी भी अथॉरिटी को दे देगी और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी सामने वाले देश को भी, ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान करना है, ट्रीटी तो हमने भी साइन किया ना। सेक्शन नंबर 59 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 59 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। कहता है सेक्शन नंबर 59 कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट होता है, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट जो है वो समन कर सकता है किसी भी एक्यूज पर्सन को, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है या समन कर सकता है किसी भी अदर पर्सन को, या सर्च वारंट इशू कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है और बोल सकता है जज को या कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के जज को, कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को थ्रू द अथॉरिटीज, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होगा, एंड दे shall ensure कि the same has been executed। मतलब अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर है तो ऐसा बोला जा सकता है, स्पेशल कोर्ट बोल सकता है समन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए या किसी और पर्सन को समन करने के लिए या सर्च वारंट इशू करने के लिए वहां के कोर्ट को या वहां की अथॉरिटीज को कि, और उन कोर्ट की और अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया तो उस बंदे को पकड़े, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल कोर्ट, अगर यहां पर स्पेशल कोर्ट, अब दूसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि वहां के लोग भी हमसे बोल सकते हैं, तो वहां के लोग स्पेशल कोर्ट को ये बोल सकते हैं कि समन करो एक्यूज पर्सन को, वहां का भी तो बंदा इंडिया में आके बैठ सकता है ना, तो समन करो ऐसे पर्सन को, अरेस्ट करो एक बंदे को, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, समन कर सकता है किसी और पर्सन को भी, सर्च वारंट भी इशू कर सकता है। तो इंडिया के लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको फॉलो करेंगे जो भी वहां से आया है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर अरेस्ट किया जाता है उस बंदे का तो उसको जैसे सेक्शन नंबर 19 में किया गया था उसी के प्रोविजंस फॉलो करे जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर सर्च वारंट इशू किया जाता है तो जैसे सेक्शन नंबर 17 और 18 में सर्च वारंट के बाद काम हुआ था उसी तरीके से काम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 60। सेक्शन नंबर 60 हमसे ये बोलता है, सेक्शन नंबर 60 पे जाने से पहले मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी आपको बता देता हूं कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या था। थर्ड और फोर्थ पॉइंट का निष्कर्ष यह है कि जो प्रिजनर्स होते हैं, द पर्सन जो ट्रांसफर होते हैं इस प्रिजनर, जिस भी पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, उस पर्सन जिस प्रिजनर को ट्रांसफर किया जाता है चाहे इंडिया से चाहे आउटसाइड इंडिया से, तो अगर वो प्रिजनर है तो उसके ऊपर कोई भी कंडीशन इंपोज कर सकते हैं दोनों देश, ठीक है, और उन कंडीशंस को फॉलो करना होगा दोनों ही देशों को। मतलब जो समन्स वगैरह के जो नोटिस निकाले गए हैं वो अगर वारंट वगैरह इशू करे गए हैं वो प्रिजनर्स के लिए इशू करे गए हैं, तो कोई भी एक देश दूसरे देश को कंडीशंस इंपोज कर सकता है कि इसके साथ इस तरीके से व्यवहार कीजिएगा और इस तरीके से इसके साथ स्ट्रिक्टली किया जाएगा, इसको बेल मत दीजिएगा और दूसरे देश को ये वाली बात फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद सेक्शन नंबर 60 आता है। सेक्शन नंबर 60 कहता है अटैचमेंट, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन एसेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। देखो एक तो हमने ऊपर वाले में क्या पढ़ा कि अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को समन वगैरह भेज सकते हैं अगर वो सामने वाले देश में बैठा है, जैसे विजय माल्या वगैरह हो गए, ठीक है। लेकिन सेक्शन नंबर 60 अगर ट्रीटी साइन है तो सेक्शन नंबर 60 हमसे कहता है कि प्रॉपर्टी भी अटैच करी जा सकती है, तो सेम प्रोविजन यही है। पहला पॉइंट हमसे कहता है कि वहां की अथॉरिटी को बोला जाएगा कि आप जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए और वहां की अथॉरिटी जो है जैसे सेक्शन नंबर 5 में प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ या सेक्शन नंबर 8 में जो कंफर्म अटैचमेंट हुआ वो सारे प्रोसीजर वो भी फॉलो करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि वहां की अथॉरिटी जो है वो यहां पर बोल सकती है कि आप भी अटैचमेंट कर लीजिए, आप भी सीजर कर लीजिए, आप भी फ्रीज कर लीजिए, आप भी कॉन्फिस्केट कर लीजिए, ठीक है। तो वहां की अथॉरिटी भी यहां पर बोल सकती है, जो भी चलेगा आपस में चलेगा ना यार, मिलजुल कर काम होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कॉन्फिस्केट कर सकती है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, जैसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी कि यहीं पर उसने ऑफेंस क्रिएट किया, वहीं यहीं पर गलत काम किया है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट हमसे कहता है जो भी अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन, वेस्टमेंट, सर्वे, सर्च जो हुआ है अकॉर्डिंग टू द पामला एक्ट होगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाएगा जैसे पामला के तहत ही उसने गलत काम किया है और उसके ऊपर वैसी प्रोसीडिंग्स होंगी। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उसको बेच दिया जाएगा, या अगर कुछ और डिसाइड हुआ उसको बेचने के अलावा रखना है तो वो वाला फॉलो किया जाएगा प्रोसीजर। लेकिन अगर बेचा जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जितना भी ग्रॉस अमाउंट होगा उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसको बेचने के वो सारे माइनस करके जितना भी पैसा होगा वो स्टेट में उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब देश को, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 61 आता है। 61 कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो होगा वो इन मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब उस तरीके से फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 62 आता है पनिशमेंट वगैरह का। कहता है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या किसी भी अथॉरिटी ने, मतलब ये एनफोर्समेंट
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या किसी भी अथॉरिटी ने किसी भी बंदे को बेफालतू में परेशान किया, मतलब ये अपने ही लोगों पे पेनल्टी लगाई गई है। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या अथॉरिटी ने किसी भी बंदे को बेफालतू में परेशान किया तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर उनको और लगाया हुआ है वर्ड है, ठीक है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या बोथ हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 63 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 63 कहता है कि अगर किसी बंदे ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या वो रिफ्यूज कर गया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, या समन पे बुलाया वो आया नहीं, ठीक है, समन पे बुलाया वो आया नहीं, उसके अलावा या फिर उसने आया लेकिन गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या इंफॉर्मेशन लाया नहीं, तो उस केस में उसके ऊपर भी जो है पेनल्टी इंपोज करी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने मतलब ऊपर तो अथॉरिटीज पहले देखो, सेक्शन नंबर 62 में तो अथॉरिटीज वगैरह को बोल दिया, सेक्शन नंबर 63 में ये बोला गया कि कोई भी बंदा अगर किसी बंदे के ऊपर झूठी खबर फैलाता है तो उसको भी पनिशमेंट लग सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है 50,000 रुपए तक का, या बोथ, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट हमसे कहता है कि किसी बंदे को अगर हमने बुलाया, ठीक है, वो आया नहीं, या फिर अगर वो आया तो इंफॉर्मेशन लेके नहीं आया, या फिर अगर हमने जो इंफॉर्मेशन लेके आया वो गलत लेके आया, तो उसके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लग सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है फॉर ईच फेलियर और फॉर ईच डिफॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बोला गया पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग जरूर दिया जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद सेक्शन नंबर 64 कहता है कि अगर कोई भी कॉग्निजेंस करना है किसके ऊपर, जो सेक्शन नंबर 63 में हमने पढ़ा था ना, सेक्शन नंबर 62 में हमने सॉरी जो पढ़ा था, अगर कोई कॉग्निजेंस क्रिएट करना है, मतलब सिंपल सी चीज बात है कि अगर कोई भी कॉग्निजेंस करना है तो 90 डेज के अंदर अंदर जो है रिक्वेस्ट करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या अदर ऑफिसर पर कॉग्निजेंस क्रिएट करना है, इन्होंने हमें परेशान किया है, इनके ऊपर जेल होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर अंदर अपना जवाब देगा कि हाँ इनके ऊपर कॉग्निजेंस हो सकता है, मतलब अपने लोगों के ऊपर अगर अपने लोगों को जेल करवानी है तो ऐसा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन होगी ना यार, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ऐसे कैसे जेल में डाल दें, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 65 कहता है कि सीआरपीसी फॉलो किया जाएगा। सेक्शन नंबर 66 कहता है कि जब पूछताछ के दौरान अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर किसी और एक्ट के तहत की गलतियां मिलती हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मतलब उनको लगता है इसने जीएसटी एक्ट में भी गलत किया है, इसने किसी और एक्ट में भी गलत किया है, तो उन एक्ट के ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिविल कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बात दोबारा से बोली गई, सिविल कोर्ट सिर्फ गाइड कर सकता है। उसका सेक्शन 68 कहता है कि छोटी मोटी गलतियां अगर हुई हैं तो उसकी वजह से नोटिस इनवैलिड नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया कि अगर आप जो भी पेनल्टीज आपके ऊपर इंपोज करी जाएगी, ऊपर जितनी भी पेनल्टीज थी, चाहे आपके बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, चाहे आपके ऑफिसर्स के ऊपर लगाई गई है, चाहे आपके जो नॉर्मल एग्रीड पर्सन जो भी पर्सन है जो उसने गलत काम किया है मामला में उसके ऊपर लगाई गई है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसे भरने पड़ेंगे। अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसने पैसे नहीं भरे तो जैसे इनकम टैक्स में रिकवरी ऑफिसर वसूलता है वैसे ही हमारा वसूला जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 70 कहता है अगर कंपनीज ने गलत काम किया तो पर्सन इन चार्ज जो होगा वो लायबल होगा। अगर पर्सन इन चार्ज ये प्रूव कर देता है मैंने गलत काम नहीं किया तो उसको माफ कर दिया जाएगा, अदर ऑफिसर्स को पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर अदर ऑफिसर्स ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं पर्सन इन चार्ज भी इन्वॉल्व था तो पर्सन इन चार्ज फंसेगा, ठीक है। मामला जो है हर एक्ट के ऊपर भारी पड़ेगा क्योंकि मामला जिंदाबाद, मामला जो है ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। अगर इसकी इनकम टैक्स से लड़ाई हो जाती है तो मामला जीतेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 72 कहता है कि अगर किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है या उसका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपील करने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है या हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है या हाई कोर्ट में अपील करने जा सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 73 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है, उनके पास ये पावर है। उसका सेक्शन नंबर 74 कहता है कि रूल्स जब भी बनाए जाएंगे तो उसके बारे में पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में उसकी कॉपीज रखी जाएंगी, ठीक है। और जब तक बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको कंफर्म नहीं करते जब तक बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उसको कंफर्म नहीं करते तब तक हमारा जो है नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसको रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसका सेक्शन 75 जब ये एक्ट आया था तब का है, नहीं पढ़ोगे इररिलेवेंट सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लोज होता है। इसके नीचे जितने भी पैराग्राफ है शेड्यूल्स के पैराग्राफ है, जैसा पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसको बस एक रीड कर लेना, अगर टाइम हो तो ही रीड करना, वरना आप इसको लेके तो जा ही रहे हो, ओपन बुक है। अगर कोई भी ऐसा कुछ दिखता है कि आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप ओपन बुक है, आप हेल्प ले सकते हो, इंडेक्स आपके पास होगा ही, उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी टाइम हो तो रीड कर लीजिएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हो सकता है अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आपको मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा तो प्लीज बताइएगा कैसा रहा। और मैंने सब कुछ सारे प्रोविजंस इसके अंदर कवर कर दिए हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं छूटा है। आप इस वीडियो को अगर वीडियो ऑडियो कुछ भी कह लीजिए, अगर आपने 2 बार भी सुन लिया तो आपके लिए काम हो जाएगा। थैंक यू, शब खैर, बाय, ऑल द बेस्ट।